हेलो एवरीवन। एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। चलिए इस मस्त हीरो की मस्त मस्त कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में एनी जो कि यहाँ की वाइफ थी वो उसे हक करके सो रही होती है और मस्त उसके एप्स को एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर यांग उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो क्या कर रहा है और उसे धक्का दे देता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है भले ही दोनों मैरिड हैं, लेकिन इनकी शादी यहाँ पर ज़बरदस्ती कराई गई है। मतलब कि यांग एनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो उसे गलत समझता है कि वो उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रही है। यहाँ पर एनी को जब होश आता है तो वो अपने पास यांग जैसे मस्त बंदे को देख कर के शॉक तो हो जाती है, बट उसे समझ नहीं आता कि यांग है कौन और यहाँ क्या कर रहा है। तभी यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं एनी को, जो कि एक काफ़ी फेमस डांसर हुआ करती थी और वो बहुत ही अच्छा डांस करती थी। उसे अपने डांस की वजह से उस रात अवार्ड्स वगैरह भी दिया जाने वाला था। लेकिन डांस परफॉर्मेंस देते-देते वो अचानक से बेहोश होकर के गिर जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो सीधे यहाँ पर खुद को 90s में पाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो यहाँ कैसे पहुँची, लेकिन उसके पेट में काफ़ी दर्द था जिस वजह से उसे फ़ील होता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। फिलहाल उसे पता चलता है कि वो उस कहानी में है जहाँ पर कि वो बुक पढ़ा करती थी। कमरा बंद हो चुका था यहाँ के जाने की वजह से अंदर से, और इस तरीके से एनी के पेट में दर्द होने की वजह से वो निकल भी नहीं पा रही थी। बाहर यहाँ की ग्रैंड मदर थी, वो उसे आवाज़ लगाती है, ग्रैंड मदर मेरा हेल्प करने के लिए, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। ऐसे तो इस रियल कहानी की जो ऑनर थी एनी, वो यहाँ पर बच्चे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। तभी वहाँ पर जीजी आती है जो कि इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड और विलन है। सब यहाँ पर जीजी का काफ़ी सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो काफ़ी खूबसूरत है, उसे डांस भी आता है, काफ़ी टैलेंटेड भी है और साथ ही में यांग की शादी उससे होनी चाहिए क्योंकि यांग एक परफेक्ट बंदा है उनके गाँव का। लेकिन यहाँ पर अब उसकी शादी तो एनी से हो चुकी है। तभी वहाँ पर एनी को याद आता है उसने किस तरीके से ज़बरदस्ती यांग से शादी की थी उसे, वो लव ड्रग दे करके उसके साथ इंटीमेट होने के बाद। अब यहाँ पर ग्रैंड मदर कहती है जो बीत गया। शादी के बाद एनी ने ना तो यांग और ना ही उसके घर वालों से कभी अच्छा बिहेव किया। वो यांग के ट्विन बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी यांग की फैमिली एनी से अच्छे से बिहेव किया करती थी। यांग की बहनों को एनी बिल्कुल पसंद नहीं थी उसके बिहेवियर की वजह से। अब एनी इसी सिचुएशन में थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था। ग्रैंड मदर दरवाज़ा खोलने का कोशिश कर रही थी बट उससे हो नहीं रहा था। तभी वहाँ पर यांग आता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यांग यहाँ पर आकर के एनी का हेल्प करने वाला है, क्योंकि एनी को वो पसंद नहीं करता था, ये बात सबको पता था। लेकिन जब यांग को उसके ग्रैंडमदर के थ्रू पता चलता है कि एनी के पेट में दर्द हो रहा है, तो उसे लगता है कि शायद यहाँ पर उसे उसका हेल्प करना चाहिए, क्योंकि जो भी हो वो उसके बच्चे की माँ है, वो उसे छोड़ नहीं सकता ना। दरवाज़ा तोड़ करके अंदर जाता है तो देखता है कि यहाँ पर एनी बेहोश पड़ी हुई है। यांग ये देख कर के परेशान हो जाता है और एनी को जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है। एनी को होश आता है तो उसका यांग का जो कलीग था वो उसके लिए सूप लेके आया हुआ था। यांग एनी को वो सूप पीने के लिए ऑफ़र करता है, लेकिन एक्चुअल में एनी कुछ दिनों से भूख हड़ताल पे थी क्योंकि यांग उसका कोई बात नहीं मान रहा था। इस वजह से उसमें अब एनर्जी ही नहीं बची थी उठ के खाने की, और यांग को लगता है कि वह अभी जानबूझ करके भूख हड़ताल पर है। एनी उसे कहती है, ओह कम ऑन, मैं टायर्ड हूँ, भूख हड़ताल से मैं थक चुकी हूँ, मुझे खाना क्यों नहीं खाना होगा, जो कुछ हुआ मैं उस बात पर ध्यान नहीं देना चाहती। फ़िलहाल मेरे लिए मेरे ये बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम हेल्प करो, मुझे वो फूड खाना है। यांग ये सुन कर के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से एनी उसे थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर रही थी। उसे समझ नहीं आता है, जिस इंसान को कभी इन बच्चों की फ़िक्र ही नहीं थी, तो फिर वो आखिरकार क्यों ही इस बच्चों का अब केयर करने का कोशिश कर रही है। एनी उसे कहती है मेरा हेल्प करो, मैं खुद से खाना नहीं खा पा रही हूँ। तभी वहाँ पर यांग उसे थोड़ा-सा उठा के बिठाता है और उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। अब यांग बंदा था तो काफ़ी हैंडसम, रियल में भी और इस ड्रामा में भी। यहाँ पर एनी को जब वो अपने हाथों से खिला रहा होता है तो वो तो उसकी ब्यूटी को ही देखते रह जाती है। यांग पूछता है क्या हुआ? एनी कहती है कि देखो ऐसा है ना कि तुम इस तरीके से खिला रहे हो तो मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, तुम मुझे उठा के बिठाओ, मैं खुद खा लूँगी। यांग उसका हेल्प करता है उठा के बिठाने में, तभी यहाँ पर दोनों थोड़े करीब आ जाते हैं। दोनों के बीच अभी रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने ही वाला था कि यहाँ पर जीजी आ जाती है। एनी और यांग को करीब देख कर के वो गुस्सा करने लगती है कि वो क्या कर रही है। एनी उसे कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ? जीजी कहती है मैं तो तुम्हारे लिए भलाई कर रही थी ना, यांग तुम्हें पसंद नहीं करता है
और तुम उसके करीब जा रही हो, वो और गुस्सा करेगा। एनी कहती है, मुझे नहीं पता क्या कि तुम मेरे हस्बैंड के बारे में क्या सोचती हो? तुम तो उसको नज़रों से ही खाने के इरादे में हो, दूर रहा करो मेरे हस्बैंड से। वो झूठ-मूठ का पेट दर्द का एक्टिंग करने लगती है ताकि यान वहाँ पर उसका केयर करे। यांग यहाँ पर एनी का सच में केयर कर रहा होता है और वो जीजी को पसंद नहीं करता था। इस वजह से वो जीजी को कह रहा होता है कि देखो, बेहतर होगा कि मेरी वाइफ़ को तुम परेशान ना करो और चले जाओ यहाँ से। मेरी वाइफ़ की तबीयत ठीक नहीं है। वयांग थोड़ी देर दवा लेने के लिए बाहर जाता है तो एनी जीजी को कहती है, चाहे तुम जो भी कह लो, यांग तुम्हारा नहीं होने वाला। इस बात पर जीजी उससे कहती है, एक बार गलती से इंटीमेट होने का ये मतलब नहीं होता ना कि तुम दोनों एक्चुअल में एक दूसरे को पसंद करते हैं। एनी कहती है, तुम्हें किसने कहा कि यांग ने सिर्फ एक बार मेरे साथ रोमांस किया है? जीजी को ये सुन के काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में कमरे से निकल जाती है। एनी सोचती है कि इस लड़की को यांग से तो दूर ही रखना होगा, वरना ये मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लेगी। हालाँकि वो खुद यांग के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि यांग भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो एनी को तो उसे नहीं देगी। घर जा कर के अपना अच्छा वाला मेकअप करती है और अपने डांस का प्रैक्टिस कर रही थी। तभी यांग वहाँ पर आ जाता है। वो एनी को सँभाल रहा था क्योंकि अचानक आने से वो गिरने लगती है, तो दोनों के बीच ये सडन वाला बिल्कुल परफेक्ट किस हो जाता है। हालाँकि रियल लाइफ़ में ऐसा होता नहीं है। तभी वहाँ पर एनी उससे अलग होकर के कहती है, इतना करीब आने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, आई नो कि तुम भी इस शादी में मुझे पसंद नहीं करते हो और हम दोनों अलग-अलग ही रहेंगे जब तक कि हमारा डाइवोर्स नहीं हो जाता। तुम्हें इस बारे में किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, एक बार डाइवोर्स हो जाए तो फिर हम अलग हो जाएँगे। यांग कहता है, मॉम ने ये दवा तुम्हारे पेट पर अप्लाई करने के लिए दिया है ताकि तुम्हें स्ट्रेच मार्क ना आ सके। अब एनी यांग से दवा अप्लाई नहीं कराना चाहती थी, बट वो ज़िद करता है कि मॉम ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कर के भेजी है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। एनी सोचती है, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ की फैमिली तो उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव करती है ना, तो वो यहाँ की फैमिली के लिए उसे दवा लगवाने के लिए मान जाती है यहाँ पर। और फिर इस तरीके से वो कहती है, तो मैं खुद लगा लेती हूँ। यहाँ कहता है, नहीं, मॉम ने मुझे कहा है तो मुझे लगाना है। एनी को वो चुपचाप बेड पर जाकर के लेट जाने के लिए बोलता है। एनी यहाँ पर सो रही होती है तो यांग इस तरीके से उसके पेट पर धीरे-धीरे दवा अप्लाई कर रहा था। हालाँकि वो एनी को डाइवोर्स देने का प्लान तो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो वन वुमन मैन था और एक बार वो एनी से शादी कर लिया तो कर लिया। लेकिन एनी के बिहेवियर की वजह से वो हमेशा ही गुस्सा रहता था। इसी वजह से वो उसके साथ इस तरीके से बिहेव किया करता था। अब यहाँ पर वो दोनों जब अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तो एनी बार-बार उसे डाइवोर्स के बारे में रिमाइंड करा रही होती है। उसे कहते हैं कि डोंट वरी, वो भी काफ़ी टैलेंटेड है, वो कल डांस ग्रुप में जाएगी। अगर वो फ्री हो तो वो आ जाए। यांग मना कर देता है, लेकिन अगले दिन जब वो मीटिंग में था तो उसे एनी की बातें याद आ रही थी और वो सोचता है कि वो डांस ग्रुप जा कर के देखे कि एनी कर क्या रही है। इधर एनी अपने ज़माने की एक फ़ेमस डांसर थी, ये बात किसी को पता नहीं था। इधर हम लोग डांस ग्रुप का सीन देखते हैं जहाँ पर कि यांग की मदर और एक और बंदा यहाँ पर नेशनल्स के लिए डांस ग्रुप के लड़कियों को चूज़ कर रहा था, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसे ट्रेडिशनल डांस करने वाली एक परफेक्ट लड़की नहीं मिल पा रही थी। इनका तो मूड ऑफ हो रहा होता है। उनमें थोड़ा बहुत जीजी ठीक डांस कर रही होती है, लेकिन उसे भी वो ट्रेडिशनल डांस करना नहीं आता था। तभी वहाँ पर रैनी आती है और वो जब इतनी प्रिटी-प्रिटी बन के आती है तो सब उसे देख कर के शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ की मॉम खुश थी कि एनी यहाँ पर आई हुई है। एनी कहती है कि वो भी यहाँ पे डांस परफ़ॉर्म करना चाह रही है। लेकिन यहाँ की मॉम कहती है, बट बेटा तुमने तो कभी डांस सीखा नहीं है, तो फिर तुम डांस कैसे परफ़ॉर्म कर सकती हो? यहाँ पर जीजी भी और लड़कियों को भड़का रही होती है कि ये सिर्फ़ हमारा समय बर्बाद कर रही है, इसे तो डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है। मैंने कही थी, अच्छा, और तुम कोई अंतर्यामी हो क्या जो तुम्हें पता है कि मुझे डांस करना नहीं आता है? तुमने मेरा बचपन से लेकर के आज तक देखा है क्या कि मेरी क्या एक्टिविटी रही है? नहीं ना। और जब तक मैं स्टेज पर डांस परफ़ॉर्म ना करूँ, ये जज करने वाले तुम कौन होती हो कि मुझे डांस आता है नहीं? कहीं डर तो नहीं है तुम्हें ना कि एक्चुअल में मैं तुमसे अच्छा डांस करने लगूँगी? जीजी जानती थी कि एनी को डांस करना नहीं आता है, वो कॉन्फिडेंट थी। एनी यहाँ पर ज़िद कर रही होती है, लेकिन कोई इस बात पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और तभी एनी के सपोर्ट में यांग आता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब सारे इंसान बराबर हैं तो एनी को भी बराबरी का मौका दिया जाए। अगर वो सच में स्टेज पर अच्छा डांस परफ़ॉर्म करती है तो वो नेशनल्स के लिए यहाँ पर रेडी हो सकती है। यांग के आने पर सब थोड़ा-सा चुप हो जाते हैं। एनी ने सब सोचा नहीं था कि यांग यहाँ पर एक्चुअल में उसका हेल्प करने के लिए आने वाला है। जीजी बीच में आके यांग को कहती है, माना कि तुम उसके हस्बैंड हो, लेकिन उसे डांस नहीं करने आता तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यहाँ पर वो एनी की जानबूझ कर के बुराई कर रही थी।
तभी वहाँ पर एक प्रोफ़ेसर आते हैं जो कि लड़कियों को नेशनल डांस सिखाया करते थे। एनी उन्हें पहले से जानती थी। रियल ऑनर ने भी उनसे बहुत पहले डांस सीखने का कोशिश किया था। हालाँकि उसे आया नहीं था तो उसने छोड़ दिया था। जब वो वहाँ पर प्रोफ़ेसर आते हैं तो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर लड़कियों को जज करने के लिए आए थे कि इनमें से कौन ही अच्छा डांस करता है। और इस तरीके से एनी जब उनसे मिलती है, तो वो प्रोफ़ेसर को यहाँ का सारा सिचुएशन बताते हुए कहती है कि वो भी ट्राई करना चाहती है। प्रोफ़ेसर कहते हैं, "बट तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है?" एनी कहती है कि नहीं, ट्रेडिशनल डांस में बहुत हेवी एक्सरसाइज़ नहीं है, जिस वजह से कि वो अच्छे से डांस कर सकती है और बच्चों पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ को भी बेबी की ही फ़िक्र हो रही होती है। जब सब कुछ सेट हो जाता है, तो फिर वो अलाउ कर देता है। प्रोफ़ेसर भी एनी का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, एनी यहाँ पर सबको डांस करके दिखा सकती है। अगर उसमें सच में टैलेंट हुआ तो हम उसे ज़रूर इस ग्रुप में शामिल करेंगे। एनी को तो सिर्फ़ अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक मौका चाहिए था। जीजी को लगा ये भला क्या ही कर पाएगी। लेकिन इतना मेहनत मशक्कत के बाद फाइनली एनी यहाँ पर डांस परफ़ॉर्म करने के लिए जाती है और वो उस टाइम के ड्रेसेस पहन कर के बिल्कुल पहले की तरह परफ़ेक्ट डांस परफ़ॉर्म करती है। वो इतना खूबसूरत डांस कर रही थी कि सभी देख कर के शॉक्ड हो जाते हैं। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एनी जिसने कभी बचपन से लेकर के आज तक डांस नहीं किया, वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म कैसे कर सकती है? एनी ने इतना बढ़िया परफ़ॉर्म किया था कि उसे यहाँ पे ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। अब यहाँ पर जानबूझ कर के जो जीजी थे वो अपने इयररिंग स्टेज पर नीचे गिरा देती है ताकि एनी यहाँ पर आए तो वो स्लिप करके गिर जाए। जब यहाँ पे जो जज थे वो लोग एनी को डिसाइड कर रहे थे उसे ग्रुप में शामिल करने का। एनी काफ़ी खुश थी अपना परफ़ॉर्मेंस देने के बाद। वो स्टेज से नीचे उतर रही थी तभी वो स्लिप करके गिरने लगती है जीजी के इयररिंग पे, लेकिन यांग उसे सँभाल लेता है। अब उसे बच्चे की फ़िक्र हो रही थी कि बेबी को तो कुछ हुआ नहीं होगा ना? एनी कहती है नहीं, नहीं बेबी ठीक है। चलो फ़िलहाल के लिए तो इस मैटर को एनी शांत ही रहने देती है। उसके इस अच्छे से डांस परफ़ॉर्मेंस के बाद जो भी वहाँ के टीचर्स थे वो लोग सब उसके डांस परफ़ॉर्मेंस से काफ़ी सैटिस्फाइड थे और एनी को वो लोग अपने डांस ग्रुप में ऐसे चूज़ कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है एनी यहाँ पर डांस ग्रुप में आ सकती है। जब ये चीज़ फाइनलाइज़ हो जाता है तब एनी की नज़र पड़ती है कि एक्चुअल में जीजी का एक इयररिंग गायब है। वो समझ गई कि वो स्टेज पर यूँ ही स्लिप नहीं की थी, ज़रूर जीजी ने ही उसे हर्ट करने के लिए ऐसा किया था। तो वो यांग को कहती है कि वो एक्चुअल में चेक करना चाहती है कि स्टेज पर ऐसा क्या था जिस वज़ह से कि वो स्लिप हुई, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसे अपने प्रेगनेंसी का भी प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। सब कहने लगते हैं ओह कम ऑन तुम यूँ ही स्लिप कर गई हो, इतना ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर यांग यहाँ पर एनी का सपोर्ट करते हुए कहता है ये वाइफ़ है मेरी, अगर ये कह रही है कि वो यूँ ही नहीं गिरी है तो ज़रूर ही कुछ गड़बड़ है। और वह यहाँ पर उसका ये पता लगाने का अपने बंदे को ऑर्डर दे देता है। बंदा यहाँ पर पता लगाता है तो उन्हें वहाँ पर जीजे की इयररिंग मिलती है। अब जीजी बहाना करने लगती है, "अरे! लगता है कि प्रैक्टिस करते समय स्टेज पे मेरी इयररिंग गिर गई थी। मुझे तो पता ही नहीं चला।" अब जीजे की गलती पूरी तरीके से यहाँ पर साबित नहीं होती है। तो जो मेन यहाँ पर जज थी, वो जीजी को ऑर्डर दे देती है कि अगले 2-3 घंटों तक वो पूरा स्टेज क्लीन करेगी, ताकि यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं रहे, जिस वजह से कि कोई भी इंसान अगली बार डांस करते समय स्लिप करे। जीजी को थोड़े से पनिशमेंट के बाद छोड़ दिया जाता है। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी, मजबूरी में उसे पनिशमेंट मानना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस तरीके से एनी को डांस ग्रुप में सेलेक्ट कर लिया गया था, तो एनी इस चीज़ से बहुत ही खुश थी कि इस वजह से वो थोड़ा-सा और आगे बढ़ सकती है। इन सारे हरकतों की वजह से यांग जो था वो एनी के टैलेंट को देख पा रहा था और वो कहीं न कहीं उसमें थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड अब फ़ील कर रहा था। इसके बाद वो दोनों जब घर लौट रहे थे तो एनी एक साइकिल वाले से टकराने वाली थी, लेकिन यांग उसे संभाल लेता है। अब यांग यहाँ पर एनी में इंटरेस्ट लेने लगा था, लेकिन एनी को तो पता ही नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जब डाइवोर्स लेगा तो फिर उसके पास खाने-पीने के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे, तो इसी वजह से वो अपना करियर स्टेबल करने का प्लान कर रही थी। तो यांग को कह रही है डोंट वरी, ये डांस क्लास जॉइन करने से बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ेगा और मैं खुद के बच्चे खुद पाल सकती हूँ। वो कहती है कि चलो हम डाइवोर्स के बारे में सीरियसली सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं इस बच्चे को अकेले पालने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें मेरे साथ फ़ोर्सफुली रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यान उसे कहता है मैं वैसे भी तुमसे डाइवोर्स लेने के बारे में प्लान नहीं कर रहा था, तो तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेबी को अच्छे से पालने-पोसने में ध्यान दो, यही काफ़ी होगा। इस बात का मतलब एनी समझ नहीं पाती है, उसे लगता है कि यांग सिर्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। वो अपने ऑफ़िस निकल जाता है और एनी घर जाती है, जहाँ पर कि
यहाँ की ग्रैंडमदर और उसकी दोनों बहनें थी। वो उनकी पसंद की चाय बना के लेके आए हुए थे। एनी एक्चुअल में खाना बनाने में इतना टैलेंटेड है, इन्हें पता नहीं था। लेकिन उसकी छोटी सिस्टर एनी पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मेरे भाई के पैसे बर्बाद कर रही हो। हमारे पास पैसे नहीं हैं और तुम यहाँ पर इतनी महँगी-महँगी चीज़ें लेकर के आ रही हो। वो उसकी बनाई हुई चाय नहीं पी रही है। लेकिन यहाँ की बड़ी बहन और जो उसकी ग्रैंडमदर थी, वो यहाँ पर उसे सपोर्ट करते हुए कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा सच में चाय बनाया हुआ है। तभी वहाँ पर यांग आता है और वो अपनी छोटी सिस्टर को बोलता है कि एनी ने ये जो सब कुछ तुम लोगों के लिए लाया है वो तो अपने पैसे से लेके आया हुआ है। बेहतर होगा कि तुम लोग इसका इंसल्ट मत करो। फिर वो एनी को कमरे में लेके जाता है जहाँ पर कि वो खुद को ड्रेस कर रहा था। तो एनी घबरा रही थी कि वो क्या करने वाला है। यांग यहाँ पर उसे अपनी मंथली निकाल के देते हुए कहता है कि ये 1 महीने के मेरे कमाए हुए पैसे हैं, तुम्हें पैसे बचाने की ज़रूरत नहीं है, तुम इन्हें रख सकती हो। मैंने उसे कहती है, हाँ ठीक है, जब तक हम एक हैं तब तक हमारी ये कॉमन प्रॉपर्टी है। आफ्टर डाइवोर्स तो मुझे खुद का सोचना ही पड़ेगा। वापस से डाइवोर्स की बात सुन कर के यांग गुस्सा करने लगता है। एनी को समझ नहीं आता इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। यांग को लगता है कि शायद एनी प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स की वजह से ऐसा कर रही है। उसकी मॉम ने उसे समझाया था। तो फिर वो एनी पर गुस्सा नहीं करता है और उसे आराम करने के लिए बोलता है और कहता है, लाओ मैं वापस से तुम्हें मसाज कर देता हूँ, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। एनी कहती है, नहीं, आई डोंट थिंक कि मुझे मसाज चाहिए। यांग कहता है, तो फिर बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ सोचने के बाद एनी कहती है कि मुझे कपल योगा करना है। मैंने सुना है कि कपल योगा करना बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हालाँकि यांग को पता नहीं था एनी कहना क्या चाह रही है। उसने कभी योगा वगैरह नहीं किया था, लेकिन एनी उसे सिखाती है कि योगा करते कैसे हैं। दोनों यहाँ पर काफ़ी क्लोज़-क्लोज़ बैठे हुए थे और इस वजह से यहाँ पर यांग के दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ी हुई थी। वो एनी के साथ था तो एनी समझ नहीं पाती है कि यांग एक्चुअल में उसके लिए अलग फ़ील करने लगा है। दोनों के बीच यहाँ पर योगा करते-करते ऐसे रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने लगते हैं। एनी यांग को खुद को हग करने के लिए बोलती है जैसे कि वो बेबी को चेक कर रहा हो। लेकिन यांग भाई साहब के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इसी वजह से वो यहाँ पर थोड़ा-सा शर्माने लगता है। एनी कहती है इसमें शर्माने की क्या बात है? तुम तो बेबी को ही चेक कर रहे हो ना। दोनों यहाँ पर काफ़ी करीब थे। यांग एनी को किस करना चाह रहा था, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। एनी यहाँ पर कहती है, वो समझ नहीं पाती, वो कहती है चलो आज का योगा सेशन कंप्लीट हुआ। अब वो यहाँ को कहती है कि चलो साथ में खाना खाने चलते हैं। वो उसकी फैमिली के साथ रेडी-वेडी हो करके ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए अगले दिन जाती है, जहाँ पर कि वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। यहाँ की बड़ी बहन एनी की बड़ाई कर रही थी कि वो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। एनी अब अपने डांस क्लास के लिए जाने वाली थी, इसीलिए वो इतनी मॉर्निंग में निकल रही थी। वो बिना ब्रेकफ़ास्ट किए ही जा रही थी तो यांग उसे कहता है ब्रेकफ़ास्ट करो और इसके बाद तुम यहाँ से जाना, मैं खुद तुम्हें छोड़ दूँगा। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद वो एनी को छोड़ने के लिए जाता है तो यहाँ पर और लड़कियाँ ये देख कर के कहने लगती हैं कि जीजी ने जैसा कहा था कि उन दोनों के रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वैसा तो दिखता नहीं है। मुझे लगता है कि शायद एनी यहाँ पर यांग का फ़ायदा उठा कर के इस डांस क्लास में एंट्री ली हुई है, वरना वो इतनी टैलेंटेड नहीं है। जीजी भी इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा उठाते हुए और सारी लड़कियों को एनी के खिलाफ भड़काने का कोशिश करती है। एनी को तो पता ही नहीं था कि और लड़कियाँ क्या सोच रही हैं। यांग के जाने के बाद वो अंदर जाती है, जहाँ पर कि सारी लड़कियाँ ऑलरेडी एनी से भड़की हुई थी। यहाँ पर जो है ना डांस ग्रुप की लीडर को वापस से चूज़ किया जाना था। उस टीचर से बात करते हुए एनी कहती है कि क्या वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती है डांस ग्रुप की लीडर बनने के लिए। वो टीचर कहता ऑब्वियसली हम सब ने कल तुम्हारा टैलेंट देखा है, तुम कोशिश कर सकती हो। लेकिन वो लड़कियाँ कहने लगती हैं कि नहीं, ये तो लायक ही नहीं है, ये तो यांग के नाम का फ़ायदा उठाते हुए, इसके पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए इस ग्रुप में आई है, ऐसे डांस वगैरह नहीं आता है। एनी कहती है अच्छा ठीक है, तो मैं अगर तुम्हें 3-4 तरह का डांस बिल्कुल परफेक्ट करके दिखाऊँगी, तो क्या तुम लोगों को भरोसा होगा कि मैं एक्चुअल में इस लायक हूँ? हालाँकि कल मैं अपना डांस परफॉर्मेंस देने के बाद वो प्रोफ़ेसर ने मुझे चूज़ किया था, तब जाकर के मैं इस डांस ग्रुप में आ पाई थी। लेकिन तुम लोगों को ऐसा डाउट ही है, तो मैं ये डाउट भी तुम लोगों के लिए क्लियर कर देती हूँ। वो टीचर भी कहता है ठीक है यानी अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो इनके सारे कन्फ्यूजन को क्लियर कर दो। जीजी को लग रहा था कि उसे सिर्फ ट्रेडिशनल डांस करना आता है और वो उतनी टैलेंटेड नहीं है। लेकिन उसे पता नहीं था कि एनी एक्शन में कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। एनी कि वो लोग उस शर्त को मान जाते हैं और अगर एनी ने एक्चुअल में अच्छा डांस किया तो उन लोगों को एनी को सॉरी बोलना होगा। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो लोग रेडी हो जाती है।
स्टेज पर जाकर के एनी अपना डांस परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करती है। और जब वो यहाँ पर अपना डांस परफॉर्मेंस दे रही थी तो एक्चुअल में वो 3-4 तरह के डांस को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही होती है। ये देख कर के तो सारी लड़कियाँ शॉक्ड हो जाती हैं और जो जीजी थी उसका तो मुँह ही बन जाता है। सारी लड़कियाँ यहाँ पर एनी से माफ़ी माँगते हुए कहती हैं, "आई एम सॉरी एक्चुअल में हमने तुम पे डाउट किया। हमें पता नहीं था कि तुम एक्चुअल में इतनी टैलेंटेड हो। तुम रियल में डांस ग्रुप की लीडर बनने के लायक हो।" एनी कहती है, "देखो, मैं किसी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि तुम लोग मुझे चाहो तो जज कर सकती हो। जो नॉर्मल प्रोसीजर है ग्रुप लीडर बनने का, मैं उसे पार करने के बाद ही ग्रुप लीडर बनना चाहूँगी। जीजी का तो प्लान ही फेल हो जाता है। कहाँ उसने एनी का इंसल्ट करने के लिए ये सब कुछ प्लान किया था। उल्टे सब यहाँ पर एनी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि वो इतना अच्छा डांस कर रही है और सब उसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ाई भी कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद एनी घर चली जाती है। वो घर पर अपने डांस का प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर यांग आता है और वो एनी को देखते ही काफ़ी खुश हो जाता है, वो इतना अच्छा डांस कर रहा है। एनी उसे कहती है कि तुम या तो दूसरे कमरे में चले जाओ या तो बेड पर जाकर के बैठ जाओ क्योंकि मैं डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे लेट लगने वाला है। दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं तभी एक यांग का बंदा आता है और कहता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है। यांग बाहर देखने के लिए जाता है तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके के लॉबस्टर इनके राइस के खेतों में आए हुए थे और वो फसल को बर्बाद कर रहे थे। पानी की वजह से नदी के पानी की वजह से वो लोग यहाँ पर आ गए थे। इन लोगों ने पहले कभी ऐसे लॉबस्टर नहीं देखे हुए थे इसलिए उन्हें तो ये किसी जंगली कीड़े की तरह ही लग रहे थे। एनी देखने के लिए जाती है। सब कह रहे होते हैं कि उसे तो कोई टैलेंट नहीं है, वो यहाँ क्या कर रही है? लेकिन जब यहाँ पर एनी देखती है तो वो यहाँ को कहती है, अरे ये तो बहुत ही टेस्टी हमारे खाने के फूड मटेरियल है। पहले कभी किसी ने इन बातों को सुना नहीं था, समझा नहीं था, तो कोई यहाँ पर एनी का सपोर्ट नहीं करता है। यांग को वो कहती है, मुझ पर भरोसा करो, ये सच में खाने की चीज़ है। मैंने देखा है फॉरेन में जो लोग होते हैं ऐसे पका के खाते हैं और मुझे इन्हें पकाना भी आता है। और अगर तुम लोग इन्हें पकड़ के पका के खाओगे तो फिर ये तुम्हारे गाँव के फसलों को भी बर्बाद नहीं कर पाएँगे। कोई इसके बात का ट्रस्ट नहीं कर रहा था लेकिन एनी के चेंज बिहेवियर को देख कर के जो यांग होता है वो एनी को मौका देने के लिए तैयार था। एनी उन लॉबस्टर को लेकर के जाती है और कहती है और लोगों के लिए भी बहुत सारे लॉबस्टर को पकड़ के लेके आने के लिए। करीब 1 घंटे में जो यांग के और सारे कलीग थे वो बहुत सारे लॉबस्टर्स पकड़ लेते हैं। एनी को उन लॉबस्टर्स को दिया जाता है। एनी पहले जो अपने समय में ऐसे लॉबस्टर को टेस्टी फूड बना करके खाया करती थी, तो वो यहाँ पर उसे जाकर के प्रिपेयर करने लगती है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे एक तो इतना टेस्टी खाना बनाने आता है और उतना ही नहीं, वो ऐसे अनजान डिशेज़ भी बना सकती है। थोड़ी देर बाद वो डिश प्रिपेयर करके लेके आती है। सब गाँव के लोग भी यहाँ पर आके देख रहे थे कि चल क्या रहा है। एनी जब वो लॉबस्टर प्रिपेयर करके लेके आती है, यांग को पता नहीं था कि खाते कैसे हैं। एनी उसे अपने हाथों से पील करके देती है। वो डरते-डरते खाता है कि कहीं ये जहरीला ना हो या फिर कुछ अजीब टेस्ट ना करे। लेकिन जब एनी उसे देती है, वो टेस्ट करता है तो एक्चुअल में उसे वो काफ़ी टेस्टी लगता है। वो अपने और लोगों को भी इन्हें टेस्ट करने के लिए बोलता है और खाने के लिए बोलता है। पहले किसी ने ऐसा खाया नहीं था। लेकिन उसकी ज़िद की वजह से सब डरते-डरते खाते और एक्चुअल में सबको बहुत ही ज़्यादा वाला पसंद आता है। एनी सबको समझाती है कि एक्चुअल में ये समुद्र और नदियों से लॉबस्टर जो है ये बह के हमारे खेतों में आ जाते हैं। आपको बनाने का तरीका मैं बता दूँगी, आप लोग अपने तरीके से इन्हें बना सकते हैं। और जितने लॉबस्टर बचे थे, एनी वहाँ गाँव के लोगों को दे देती है। सब उन्हें खा कर के काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो जीजी को कहती है, "बहन तुम्हारा जो ये प्लान है ना यांग और मुझे अलग करने का, वो तो होने से रहा क्योंकि यांग अब धीरे-धीरे मेरी तरफ आने लगा है।" लेकिन जीजी एनी को हर्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। रात में अपने एनी कमरे में होटल बार बनाने का कोशिश कर रही होती है। यहाँ यहाँ पे आके पूछता है ये क्या है? तो एनी कहती है कि एक्चुअल में मैं धीरे-धीरे काम करके कुछ पैसे जमा करूँगी। अगले 3 साल में मैं आस-पास के कुछ घर खरीदूँगी। उन्हें रिनोवेट करा कर के होटल और बार दोनों साथ में बनाने वाली हूँ और वहाँ पे कुछ डांसर्स को भी रखूँगी जिससे मुझे अच्छे खासे पैसे आएँगे। इतने पैसे आ जाएँगे कि मैं अपने और अपने बच्चों को पाल सकूँ। ये सुनते ही यांग एनी को करीब खींच लेता है और वो उसके चेस्ट मसल को मस्त-मस्त टच करने लगती है। यांग उसे कहता है फिर तुम्हारा बकवास स्टार्ट हो गया। एनी कहती है अरे नहीं मैं तो बस तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ पर फिर वो चुपचाप सोने के लिए चले जाता है। इधर एनी के इस बिहेवियर से सब खुश थे और अगले दिन सब उसकी काफ़ी बड़ाई भी कर रहे थे कि उसने बहुत ही टेस्टी लॉबस्टर बनाया था। एनी को तो पता ही नहीं था कि ये बात सबको पता चल गया था। वहाँ पर यहाँ की मॉम आती है और वो सबको डांस प्रैक्टिस करने के लिए बोलती है। जहाँ पर कि ग्रुप का लीडर चुने जाना था और कुछ लड़कियाँ यहाँ पर आई हुई थी।
एनी यहाँ पर उन्हें अपना डांस प्रैक्टिस करना सिखाएगी और उन्हें अगर पसंद आया तो वो लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कौन ही उन्हें अच्छे से ट्रेन कर सकता है, किसमें लीडर की एक्शन में काबिलियत है। यहाँ पर जीजी को लग रहा था कि एनी से ये तो ना हो पाएगा कम से कम डांस करना और दूसरे को डांस की ट्रेनिंग देना, ये दो अलग चीज़ है। एनी को यहाँ पर डांस सिखाने की बारी आती है। सबसे पहले जीजी और दूसरी लड़कियाँ यहाँ पर डांस सिखाती हैं। जब एनी की बारी आती है तो एक्चुअल में वो लड़कियाँ यहाँ पर एनी पे ट्रस्ट नहीं कर रही होती है, लेकिन सबको बराबर का मौका मिलना था। इसी वजह से एनी को भी यहाँ पर मौका मिलता है और वो लोग यहाँ पर एनी से डांस सीखते हैं और जब एनी उन्हें काफ़ी ईज़ी तरीके से डांस सिखा रही होती है और सबको बता रही थी कैसे क्या करना है, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है उसका ट्रेन करने का तरीका और उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं फ़ील हो रहा था। वो लोग यहाँ पर एनी को ही वोट करती हैं कि वो एक्चुअल में काफ़ी अच्छे तरीके से सबको डांस सिखा रही है। तो यहाँ पर एनी को जो उनके ग्रुप के मेंबर्स थे, सब मिल कर के मेन डांस ग्रुप के लीडर चूज़ कर लेते हैं। अब ये सब कुछ देख कर के जीजी को जेलस होने लगता है कि ये लड़की उसी की ज़िंदगी पर बात करने के लिए आई हुई है। वो जब से आई हुई है यहाँ अब उसे भाव नहीं दे रहा। सारी लड़कियाँ अब उसे ही बढ़िया कह रही हैं। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वो बहुत ही गुस्सा थी, तभी उसकी नज़र यहाँ की सिस्टर पे पड़ती है। उसकी छोटी सिस्टर रैनी को पसंद नहीं करती थी, ये बात वो अच्छे से जानती थी। वो जाकर उसे भड़काने का कोशिश करती है और कहती है, तुम्हें पता है, एक तो एनी ने यांग का इस्तेमाल किया प्रेग्नेंट होने के लिए और ऊपर से उससे शादी करने के लिए यांग को 10,000 का बेथोरल गिफ्ट देना पड़ा था। अब ये बात उसके सिस्टर को पता नहीं था और वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि एनी ने उसके भाई का इस्तेमाल किया। वो कहती, डोंट वरी, मैं घर जा कर के ज़रूर ही उसे क्लास लगाऊंगी। जीजी सोचती है शायद यहाँ पर तो कुछ अलग हो सके। वो घर पहुँचती है तो यहाँ पर एनी इस तरीके से सबके साथ बैठी हुई थी। घर जाती है उसकी छोटी सिस्टर उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी लालची हो, तुमने मेरे भाई से 10,000 का बेथोरल गिफ्ट्स लिया था। ये बात सच था, लेकिन एनी ने नहीं, एक्चुअली में उसकी मॉम ने लिया था, जो कि एनी को पसंद भी नहीं करती थी और उसी ने यहाँ पर एनी को फ्रेम किया हुआ था इस तरीके से शादी करने के लिए। मैंने सोची होती है कि इस ज़माने में तो 10,000 बहुत ही ज़्यादा है, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। तो उसे यहाँ का हेल्प करना चाहिए वो पैसे के लौटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के पास इस वजह से अब एक्चुअल में पैसे भी नहीं हैं। यहाँ की फैमिली एनी के साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रही है, ये बात एनी को भी दिख रहा होता है। तो यहाँ के साथ गलत नहीं होने देना चाहती थी। यहाँ यहाँ पर आता है, वो बेबी का ख्याल कर रहा था। एनी से कहती है, मुझे पता चला कि मेरी मॉम ने तुमसे बेथोरल गिफ्ट के नाम पे 10,000 रुपये लिए थे। यंग उसे कहता है, हाँ, और ये तो हर लड़के को देना पड़ता है। मैंने कहती है, हाँ, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही है और ऊपर से हमारे बीच कोई प्यार मोहब्बत भी नहीं है, हमारा तो ये अरेंज मैरिज भी कहा जा सकता है। ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जैसा है। डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हारी बहन के कॉलेज की फ़ीस भर दूँगी, जिस वजह से कि तुम्हारे पैसे बराबर हो जाएँगे। लेकिन यहाँ कहते हैं, नहीं, तुम्हें ये करने का ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा। अगले दिन एक्चुअल में उसके बहन के कॉलेज के लिए पैसे नहीं थे, तो यहाँ पर अपने डैड का दिया हुआ अंतिम निशानी उस वॉच को बेचने के लिए अपने हेल्पर को बोल देता है, जितने पैसे मिले ला के उसकी सिस्टर को दे देने कॉलेज फ़ीस के लिए, और ये एनी देख लेती है। वो उसके हेल्पर को फ़ॉलो करते हुए कहती है कि एक बात बताओ, अगर तुम ये वॉच बेचते हो तो तुम्हें कितना पैसा मिलेगा? तो उसका हेल्पर कहता है कि एक्चुअल में ये वॉच बेचने पर सिर्फ 500 रुपीज़ मिलने वाला है। एनी कहती है, ठीक है, इस वॉच को तुम सेल मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हें 500 रुपीज़ दे दूँगी। तुम यांग को कह देना कि तुमने वो वॉच सेल कर दिया है। एनी सोचती है कि वो क्या कर सकती है अर्जेंटली पैसा कमाने के लिए। उसे याद आता है कि वो डांस करती है और यहाँ पर इस शहर में एक क्लब अवेलेबल है, जहाँ पर कि फ़िलहाल डांसर्स नहीं हैं। रेस्टोरेंट अवेलेबल है, जहाँ पर कि फ़िलहाल डांसर्स नहीं हैं। तो वो उस रेस्टोरेंट में जाती है, वहाँ की हेल्पर से कहती है, तुम्हारा ओनर कहाँ है? मुझे तुम्हारे यहाँ पर ओनर से बात करना है। मैं यहाँ पर एक डांसर हूँ, डांस करके मैं कस्टमर को और अट्रैक्ट कर सकती हूँ। लेकिन उसने कभी इस बारे में सुना नहीं था, तो वो हेल्पर एनी की बातों को ध्यान नहीं देती है और उसे रेस्टोरेंट से जाने के लिए कहती है। एनी यहाँ पर उसे टैलेंट दिखाने के लिए अपना डांस करते हुए कहती है कि एक्चुअली एक बार तुम मेरा डांस देख तो लो, मैं सच में बहुत ही अच्छा डांस करती हूँ। और अगर मैं डांस करने लगी ना, तो यहाँ पर एक ये डांस हॉल को ऐसे रेस्टोरेंट बनाया गया है, तो तुम्हें भी बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन वो सुन नहीं रही थी, तभी वहाँ का डांस ऑनर जा रहा होता है और वो एनी को डांस करते हुए देखता है। वह अपना डांस परफॉर्म करने के लिए बोलता है। एनी कहते हैं, ठीक है, अगर वो उसके सामने डांस परफॉर्म करेगी तो बदले में उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो अपने टैलेंट को ऐसे नहीं किसी को सेल करती है। वो ओनर यहाँ पर एनी में इंटरेस्ट ले रहा था उसकी ब्यूटी की वजह से, तो वो मान जाता है। यहाँ पर एनी इस तरीके से उसे डांस करके दिखाती है तो उसे बहुत ही पसंद आता है। एनी कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए बिज़नेस ऑफ़र है, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें मुझे 500 रुपीज़ देने होंगे, क्योंकि तुमने मेरा डांस देखा है।
तो वो जो था वो अपने हेल्पर को ₹500 देने के लिए बोल देता है। एनी उसे आइडिया देती है कि देखो तुम्हारा भी सिर्फ़ एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कोई भी डांस तो नहीं होता है, मैं काफ़ी अच्छी डांसर हूँ और अगर मैं तुम्हारे क्लब में, रेस्टोरेंट में आके डांस करूँगी तो तुम्हें पैसे अच्छे मिलेंगे, कस्टमर आएँगे, बदले में तुम इस बारे में मुझे सोच के बता देना। फिर वो उसके हेल्पर को जाकर के पैसे देती है और यांग का वॉच ले लेती है, कहती है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, डाइवोर्स से पहले मैं भी उसके लिए कुछ करके जाना चाहती हूँ, ताकि उसे रिग्रेट ना हो। डाइवोर्स की बात यांग सुन लेता है, वह एनी को घर लेकर के जाता है। एनी को लगा था कि शायद उसने वॉच वाला बात सुना है, लेकिन यांग उसे कहता है, मना करने के बावजूद भी तुम डांस के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? एनी कहती है, पागल हो क्या? मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा है। वो इस बात को सोच कर के रिलैक्स थी कि चलो ठीक है, कम से कम यहाँ पे यांग को वो वॉच वाला बात पता नहीं चला और वो डाइवोर्स वाला बात को लेकर के परेशान हो रहा है। एनी कहती है, देखो तुम भी जानते हो कि मेरी वजह से तुम इस रिश्ते में फँस गया हो। मैं इस बेबी को बॉर्न होने के बाद वैसे भी तुम्हें छोड़ कर के जाने का प्लान कर रही हूँ। मैं तुम्हें अपने चक्कर में ऐसे फँसा कर के नहीं रख सकती। अगर हमारे बीच प्यार मोहब्बत होता, हम साथ रहते तो अलग बात था। यांग एनी की बातों पर गुस्सा कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था और उससे ज़्यादा अपनी फीलिंग कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था ये लड़की ढक्कन है क्या? वो उसके साथ इतने दिनों से है, इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है, उसका केयर कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे दिख नहीं रहा है कि एक्चुअल में वो उसमें इंटरेस्टेड है और इतना बोलने के बावजूद भी वो बार बार डाइवोर्स की बात कर रहा है। एनी सच में ढक्कन थी या फिर सही में उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी? यांग एनी को इतने पास देख कर के कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एनी को किस कर लेता है। एनी को समझ में नहीं आता कि यांग ने ऐसा एक्चुअल में किया क्यों। वो दोनों यहाँ पर अपने किस को एंजॉय कर रहे थे, तभी उन्हें होश आता है कि एक मिनट, वो दोनों तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। दोनों जल्दी जल्दी अलग होते हैं और यांग कहता है दोबारा वो डाइवोर्स के बारे में बात नहीं करेगी और ना ही बाहर किसी लड़कों से मिलेगी। एनी इस बात को समझ जाती है। वो यांग को कहती है, देखो बेबी किक कर रहा है, टच करना चाहोगे क्या? यांग के लिए फीलिंग खुद पहली बार थी। एनी भी नहीं थी। वो कहती है, मुझे लगता था कि बेबी बॉर्न करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी बोल रही थी कि लड़की की ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन होता है जब वो बेबी बॉर्न करती है। यांग यहाँ पर ये एन्जॉय कर रहा होता है। एनी थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है, ये सोचते हुए कि उसे यांग और उसकी फैमिली के लिए और पैसे कमाने होंगे। वो उस ऑनर के डिसीजन का इंतज़ार कर रही थी। उसे पता था कि ऑनर एनी को ज़रूर ही बुलाएगा अपने क्लब में डांस करने के लिए। तो 2-3 दिनों बाद यांग की छोटी सिस्टर उसको जाके कहती है, तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है, मैंने उसे किसी और लड़के के साथ देखा है। यांग को लगने लगता है कहीं वो इसी वजह से तो उसे डाइवोर्स के लिए नहीं बोल रही ना। एनी कहाँ है, वो उसे ढूँढने के लिए जाती है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि उस ऑनर ने एक्चुअल में एनी को डांस के लिए ओके कह दिया था। 1-2 दिन एनी जाकर के अपना डांस परफ़ॉर्म भी की थी और उस ऑनर को पसंद आया था। उस वजह से उसके कस्टमर के सेल्स 10% बढ़ गए थे, तो वो एनी को परमानेंटली अपने क्लब में काम करने के लिए बोलने वाला था। लेकिन एनी तब तक काम करना चाह रही थी, जब तक कि वो इनफ़ पैसे ना जमा कर ले यहाँ की बहन के कॉलेज के लिए। तो सारा बात करके वो रेडी हो जाती है। वो अपना जाकर के डांस परफ़ॉर्म कर रही होती है, सबको काफ़ी पसंद आता है और हर रोज़ के उसे उस ऑनर से पैसे भी मिल रहे होते हैं। आज वो काफ़ी खुश था, काफ़ी सारी लड़कियाँ भी आई हुई थी। एनी को वो वाइन ऑफ़र करता है, लेकिन एनी प्रेग्नेंट थी और वो किसी स्ट्रेंजर के साथ वाइन नहीं पीती है, वो मना कर देती है। तो उसका ऑनर यहाँ पर एनी के लिए फिर मैंगो जूस ऑफ़र करता है। उसके हेल्पर देख कर के शॉक थे कि लगता है उसका बॉस यहाँ पर एनी में इंटरेस्टेड है, इसी वजह से वो इसके लिए इतना कर रहा है। उसे नहीं पता था कि एनी एक्चुअल में शादीशुदा है और वो प्रेग्नेंट है। एनी को वो पसंद करने लगा था। एनी इन बातों से अनजान उसके साथ सिर्फ बिजनेस का रिलेशनशिप रख रही होती है। तभी वहाँ पे यांग आ जाता है। एनी को दूसरे लड़कों के साथ ड्रिंक करते हुए देख करके वो गुस्सा करने लगता है। एनी को अचानक से नशा जैसा होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। जब यांग यहाँ पर आता है तब उस बंदे को पता चलता है कि यांग एक्चुअल में एनी का हस्बैंड है। वो उस बंदे को डांट रहा होता है कि तुम मेरी वाइफ का फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहे हो। हालांकि ये लड़का भी यांग से थोड़ा ही कम पावरफुल था, लेकिन यांग के सामने वो कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो एनी का लीगल हस्बैंड था। यांग एनी को वहाँ से लेकर के जाता है और एनी इतने नशे में थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और वो बस बेहोश हो जाती है। यहाँ उसे संभालते हुए लेकर के जाता है। उसे ऐसा लग रहा था एनी ने उस लड़के के साथ ड्रिंक किया है, जिस वजह से कि वह नशे में है। उसे नहीं पता था कि एनी ने कोई अल्कोहल ड्रिंक नहीं किया है, उसने तो सिर्फ यहाँ पर मैंगो जूस ही पिया था। उसके हेल्पर यांग को रोकने का कोशिश कर रहे थे, वो उसके एरिया से एनी को लेके नहीं जा सकता, लेकिन वो बंदा ऑनर एनी को वहाँ से जाने देता है। उनके हेल्पर कहते हैं कि अगर उसे पसंद करते हैं तो बोल देना,
वो बंदा कहता है नहीं, वो एनी को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहता, वो उसके बिज़नेस पार्टनर है भी है और साथ ही में वो यांग से मैरिड है, तो जब दोनों मैरिड है तो फिर उसका तो कोई चांस ही नहीं बनता है। यांग एनी को डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर बताता है कि एक्चुअल में एनी मैंगो से एलर्जिक है, इसी वजह से उसे ऐसा एलर्जी हो रहा है। फिर यांग डॉक्टर को बाहर लेके जाता है तो एनी पैसे कमाए हुए देख रही थी, तभी वहाँ पे यांग आ जाता है। एनी उन पैसों को छुपा देती है। उसने यांग को इस बारे में बताया नहीं था। यांग एनी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, हम दोनों शादीशुदा हैं और तुम दूसरे लड़कों के साथ क्या रिलेशनशिप रख रही हो? एनी उसे कहती है मेरा तो सिर्फ़ उसका फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। यांग समझ नहीं पाता है एनी किस बारे में कह रही है और वो उस पर गुस्सा करने लगता है। एनी कह रही है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो यार, अब मैं ऐसे घर पे तो बैठे नहीं रह सकती ना। मेरे पास टैलेंट है और मैं उस हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। यांग को लगता है कि शायद वो खुद को सेल कर रही है। गुस्से में वो जा रहा था तभी एनी के पास उसे उसका वॉच मिलता है। वॉच यहाँ क्या कर रहा है वो उसे पूछता है, तब एनी से सच बताते है एक्शन में। कुछ दिन पहले उसे देख लिया था कि जब उसको बेथुरल गिफ्ट देने की वजह से उसके पास उसके सिस्टर के कॉलेज के लिए पैसे नहीं थे, तो यांग ने अपना डैड का वॉच बेच दिया। लेकिन एनी को ये बात काफ़ी ख़राब लगा और वो उसके हेल्पर से ये वॉच ले चुकी थी खरीद करके 500 में और वो उसे देना चाहती थी, बस मौका नहीं मिल रहा था। मैं यहाँ पर एक्चुअल में उस क्लब में जाती हूँ अपनी कोरियोग्राफ़ी को सेल करने के लिए। मैं वहाँ पे डांस करती हूँ और फिर मुझे वो बंदा पैसे देता है। मैं अपना खुद का एक डांस रूम खोलना चाहती हूँ, इसी वज़ह से सब कुछ कर रही थी। इस वज़ह से मैं थोड़ा फ़ेमस भी हो जाऊँगी, मेरे पास काफ़ी पैसे हो जाएँगे। देखो, मैंने इतने पैसे जमा कर लिए हैं जिससे कि तुम अपनी बहन के 4 साल के कॉलेज की फ़ीस जमा कर सकते हो। जब यहाँ पे यांग को पता चलता है कि एनी ये सब उसकी सिस्टर के लिए कर रहा है, तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। एनी कहते हैं, ओह कम ऑन, इतना भी मूव्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखती है, तुम्हारे पास पैसे मेरी वजह से नहीं है, दैट्स वाई मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। वो सारी बातें बोल रही थी, लेकिन ये तो बोल ही नहीं रही थी कि वो भी यांग को शायद पसंद करने लगी है, इसी वजह से ये सब कुछ कर रही है। यांग यहाँ पर अब एनी को की हालत में डाइवोर्स देने के बारे में प्लान नहीं कर रहा था, क्योंकि एनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड हो गई थी। ये दोनों भी बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर यांग की छोटी सिस्टर जीजी को लेकर के अचानक से कमरे में आ जाती है। यांग उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, वो एनी से मैरिड है और जीजी ऐसा कैसे कर सकती है? अचानक से ऐसे किसी के बेडरूम में आना गलत बात है। यहाँ पर उसकी सिस्टर कह रही होती है, तुम ये सब कुछ छोड़ो, तुम्हें पता है ना कि एनी तुम्हें धोखा दे रही है, तो फिर तुम उसे डिवोर्स लेने का कब प्लान कर रहे हो? एनी हँसते हुए कहती है कि बहन तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें थोड़ा भी समझ नहीं है कि तुम दूसरों की बातों में आ रही हो। जो चीज़ें कभी-कभी हम देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सच है, और अगर मैं किसी लड़के के साथ हूँ, आना-जाना कर रही हूँ, इट डज़न्ट मीन कि मेरा उसके साथ अफ़ेयर चल रहा है। मुझे और भी कई काम रहते हैं। तुम्हारा भाई इतना हैंडसम है, भला मैं उसे धोखा क्यों देने लगूँ? खैर, तब भी उसकी सिस्टर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। एनी को कहती है वो कि उसने इतने सारे पैसे लिए हैं मुझसे। यंग उसे कहता है उसी पैसों को चुकाने के लिए एनी काम कर रही है, ताकि वो तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस भर सके, और तुम उसे ही गलत ठहरा रही हो। एनी ने यहाँ की सिस्टर के लिए काफ़ी क्यूट सा अंडरवेयर लेके आया हुआ था, जिस पे कि काफ़ी गुड लक का ऐसे एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। ये देख करके जीजी भड़काने लगती है कि तुम पागल हो, तुम इतनी बड़ी लड़की को ऐसे अंडरवियर गिफ्ट कर रही हो। उसकी सिस्टर को भी ये बात गलत लगता है। एनी समझाती है कि ये एक ब्रांडेड अंडरवियर है, इस पे मैंने इतने मेहनत से एम्ब्रॉयडरी कराई है ताकि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइटन हो सके। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करना चाहती, जो तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। एनी की भी ये बातें यहाँ की सिस्टर को सही लगता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो बदल चुकी है और अब वो पहले की तरह नहीं है, जो कि वो उसकी फैमिली को इतना बुली किया करती थी। वो सबका इतना ख्याल रख रही है और यहाँ को सॉरी बोलते हुए कि वो उनकी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे कहते हुए जीजे को लेके बाहर जाती है। जीजे उसे भड़काने का कोशिश कर रही थी कि तुम एनी की बातों में मत आओ, वो ऐसी हैं, तुम भूल गई क्या? तुम्हारी फैमिली को उसने कैसे भड़काया था, कितना परेशान किया था। यंग सिस्टर कहती है, हाँ, लेकिन वक़्त इंसान को बदल देता है और मुझे लगता है कि शायद मेरी भाभी भी बदल गई है और अब हमें उसके बारे में बुरा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीजी को लगने लगता है कि अब ये लड़की भी मेरे काम की नहीं है। उसे किसी और को चूज़ करना पड़ेगा जो कि एनी को परेशान कर सके। जीजी को दिमाग आता है और वो देखने के लिए जाती है जहाँ पर कि इस तरीके से वो उसकी मॉम के पास पहुँच जाती है। उसे जाकर के कहती है, "अरे! उसने आपको 10,000 में ही निपटा दिया। आपको पता है वो कितनी अमीरों की ज़िंदगी जी रही है? यहाँ पर वो बहुत सारे पैसे कमा रही है, महँगे कपड़े खरीद रही है, अच्छा खाना खा रही है और आप लोग को देखो ना, आप लोग इसी गाँव की ज़िंदगी जी रहे हो।" ये बात एनी के मॉम को पता नहीं था। यांग से पैसे लेकर के भी वो खुश नहीं थी और उसे एनी से भी
और पैसे लेने के लिए जो जीजी होती है वो भड़का देती है। कहती है आपके बेटे को भी तो पढ़ाना है ना आपको, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे तो जाइए जाइए एनी से माँगिए। एनी आपकी बेटी है वो पैसे नहीं देगी तो भला कौन देगा? तो वो गुस्से में निकल जाती है एनी के घर के लिए। इधर यंग अपनी फैमिली के साथ बैठ कर के खाना खा रहा था। एनी भी यहाँ पर आए हुए थे, सब खुश थे लेकिन तभी वहाँ पर एनी की मॉम आ जाती है और वो यहाँ पर पूरा तमाशा करने लगती हैं। एनी उन पर भड़कते हुए कहती है, "तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है? तुमने यहाँ की फैमिली से 10,000 के बेथोरल गिफ्ट्स लिए हुए हैं और इतने पैसे लेने के बाद भी तुम इतनी बेशर्म हो कि वापस से तुम पैसे लेने के लिए आ गई। मेरे ससुराल वाले तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाले हैं।" लेकिन उसकी मॉम ज़िद पकड़ के बैठी थी कि वो यहीं रुकेगी जब तक ये एनी उसे पैसे नहीं देती थी। यहाँ की जो फैमिली को सॉरी जो जी एनी थी, वो वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो अपनी मॉम को अच्छा खासा सबक सिखाना चाहती थी ताकि वो दोबारा उन्हें पैसे के लिए आकर के परेशान ना करे। उनके जाने के बाद यांग को भी वो काम डाउन रहने के लिए कहती है। उसकी मॉम यहीं पे रुकने का डिसाइड करती है। एनी कहती है ठीक है बेटा, तुम रुको देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। रात में जब एनी की मॉम सोने के लिए जाती है तो एनी इस तरीके से फेस मास्क लगा करके अपनी मॉम को डराने के लिए जाती है। वहीं यहाँ के साथ ही वो लिटरली भूत की तरह ही दिख रही होती है। उसकी मॉम तो देख के घबरा जाती है। एनी कहती है मॉम वो तो मैं देखने के लिए आई थी ना कि तुम अच्छे से सो रही हो या नहीं। वो अपनी मॉम को डरा करके यहाँ से भगाना चाहती थी। एनी दिमाग पर दिमाग लगा रही होती है कि वो उसके मॉम्स को यहाँ से कैसे निकाले क्योंकि अब वो पैसे तो उन्हें देने से रही। यांग यहाँ पर एनी का केयर करने लगा था। वो उससे सीरियसली बात करता है, क्या हम डाइवोर्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं? मीन्स अगर हम डाइवोर्स ना लें तो हम एक नॉर्मल कपल की तरह रह सकते हैं क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर काफ़ी बदल गया है। एनी से हक करते हुए कहती है ठीक है, वो इस बारे में सोचेगी। हालाँकि वो कन्फर्म तो नहीं कहती है कि वो यांग को डाइवोर्स नहीं देगी, लेकिन वो इस बारे में सोचेगी। यांग इसी से खुश था कि एनी सोच रही है कि वो डाइवोर्स ना दे। इसके बाद एनी कहती है चलो अभी एक और काम बाकी है। अपनी मॉम को तो मैंने सबक सिखा दिया, लेकिन मेरे भाई को बस अभी सबक सिखाना बाकी है। तो यहाँ पर वो इस तरीके से अपने गाँव चली जाती है जहाँ पर कि उसके मॉम और उसके भाई रहा करते थे। अपने भाई को वो सबक सिखाने का प्लान करती है। उसका भाई इस तरफ आ रहा होता है तो वो जानबूझकर के उसे इस तरीके से बहला-फुसला देती है कि एक्चुअल में तुम्हारी मॉम तो कुछ ज़्यादा ही मज़े में रह रही है। वो तो झूठ बोलती है कि वो उसे पैसे-वैसे नहीं देती और ऊपर से उसे वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे डरा भी देती है फायर क्रैकर्स की वज़ह से, जिस वज़ह से वो अपनी मॉम पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि उसकी मॉम के पास इतने पैसे हैं, फिर भी वो उन्हें गरीबों की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर रही है। यहाँ ये सब कुछ देख रहा था, उसने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एनी अपनी ही फैमिली के खिलाफ जाने वाली है और इतना ही नहीं इस तरीके से वो उसकी फैमिली को सपोर्ट करने वाली है। उसे समझ में आता है कि शायद यहाँ पर जो है उसे पहले इस बारे में पता नहीं था कि एक्चुअल में उसकी मॉम ने उससे वो पिथौला गिफ्ट्स लिए थे। अपने भाई को सबक सिखाने के बाद यांग और रानी घर लौट जाते। उसे पता था कि उसका भाई कल ज़रूर ही यहाँ पर आने वाला है। और होता भी यही है, कल आते ही एक तो वो अपनी मॉम से लड़ने लगता है, एनी को बेज़िम्मेदार ठहराने लगता है। यहाँ पर वो सबको अच्छा खासा सबक सिखाती है, गाँव के सारे मुखिया वगैरह भी आते हैं। वो लोग एनी और यांग की फैमिली का सपोर्ट कर रहे होते हैं कि इस तरीके से वो लोग ससुराल में आकर के तमाशा नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जब बातें उनके हक में नहीं थी तब जा कर के एनी के मॉम और उसका भाई ये बात एक्सेप्ट कर लेते कि एक्चुअल में ये सब कुछ जैसे भी वो जीजी के कहने की वजह से हुआ है। जीजी ने हमें ये करने के लिए बोला था और उन्होंने बोला था कि एनी बहुत ही अच्छे पैसे कमा रही है और हम लोग गरीबी में जी रहे हैं। एनी उसे कहती है कि अगर तुमने मेरी शादी यांग से ज़बरदस्ती नहीं कराई होती और ना ही यहाँ पर इस तरीके से तुम मेरे हस्बैंड से पैसे लिए होते पेट्रोल गिफ्ट्स के तो मैं तुम्हें जाने दे देती। हाँ, अगर मैं पैसे कमा भी रही हूँ तो वो मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ क्योंकि अब ये पैसे ये मेरे हस्बैंड के और मेरे ससुराल वालों के हैं। ये बात सुन कर के यांग और उसकी फैमिली काफ़ी खुश हो जाती है कि फाइनली एनी ने अब उन्हें अपना लिया है। और यहाँ पे जो यहाँ की मॉम है ये कुछ ज़्यादा ही यंग नहीं है मॉम होने के कंपेयर में और ऊपर से तो ये 3 बच्चों की मॉम भी नहीं लग रही है। ख़ैर हमें क्या, सब यहाँ पे जीजी को ही भला-बुरा कहने लगते हैं। वो ऐसे घर में आग लगाने का कोशिश कर रही है, वो एक मिस्ट्रेस का काम कर रही है। उसे पता है कि यांग शादीशुदा है और फिर भी वो यांग और जीजी के बीच में आने का कोशिश कर रही है। कंपनसेशन के तौर पे जो मुखिया होता है वो यानी कि मॉम को कुछ पैसे देने के लिए बोलता है, तो जीजी को उसे पैसे देना पड़ता है तब जाकर के ये मैटर यहाँ पर रफ़ा-दफ़ा होता है, वरना उसे जेल जाना पड़ता। एनी लास्ट में जीजी को कहती है देख बहन जो बंदा तुम में इंटरेस्टेड नहीं है चाहे तुम कुछ भी कर लो वो इंटरेस्ट नहीं ही लेगा। बेहतर होगा कि मेरे और यांग से तुम दूर रहो। भले ही हमारे बीच प्यार मोहब्बत है या नहीं ये हमारे बीच की बात है, लेकिन मैं तुमसे तो कभी शादी नहीं करने वाला ये तो फाइनल है। लास्ट में इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। सब खुश थे, यांग की फैमिली ने भी एनी को अपना लिया था।
यंग एनी को कमरे में लेके जाता है और उसे किस करता है, तो क्या अब हम फाइनली एक नॉर्मल कपल की तरह रह सकते हैं? एनी उसे अलाउ कर दे रही है, बट वो रोमांस नहीं करने दे रही थी, तो यंग उसे कहता है मैंने डॉक्टर से पता किया, आफ्टर 3 मंथ हम रोमांस कर सकते हैं। एनी शर्माने लगती है और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। इस क्यूट से हीरो के लिए जो कि काफ़ी सुपर रोमांटिक है, एक पर्पल हार्ट कमेंट तो बनता है ना। इस हीरो की कहानियों को आगे भी देखना चाहते हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो एज़ यूजुअल वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाएंगे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।